ऋषभ सुनी को रोते देख बहुत परेशान हो गया। वह बार बार उससे रोने की वजह पूछ रहा था, लेकिन सुनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि ऋषभ उसके लिए इतना स्पेशल क्यों है। वह खुद की फीलिंग्स पर ही हैरान हो रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हुआ। वह बस खामोश सी ऋषभ को देख रही थी और कानों में राशि के कमरे से आती गाने की आवाज के बोल सुनाई दे रहे थे। ऋषभ ने अपनी बालकनी से अंदर की ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। रास्ता साफ देख वह जल्दी से माही की बालकनी में कूदा। वह कुछ कदम सुनी की बालकनी की तरफ चला कि तभी माही किसी से फोन पर बातें करते हुए वहां आ गई। माही और ऋषभ यूं अचानक एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। ऋषभ सोच में पड़ गया कि क्या कहे क्या ना कहे। माही की नजर सुनी पर पड़ी तो वह सारा माजरा समझ गई और मुस्कुराते हुए चुपचाप अंदर चली गई। ऋषभ अब जल्दी से आगे बढ़ा और सुनी की बालकनी में जा पहुंचा। राशि उसे आते देख एक ओर छिपकर खड़ी हो गई। ऋषभ सुनी के पास जा पहुंचा, जो अभी भी उसे देखे जा रही थी। सुनी के आंसुओं को देख ऋषभ ने अपना हाथ उठा उसके आंसू पोंछना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुनी अब हरकत में आई। ऋषभ को अपने सामने देख उसने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली कि कहीं ऋषभ को उसकी आंखों में अपने लिए मौजूद एहसास नजर ना आ जाए, वरना वो उसके दिल की बात समझने में एक पल भी नहीं लगाएगा। ऋषभ के लिए दिल में कैद जज्बातों का अभी तो एहसास हुआ था। वह खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि ऋषभ अचानक से उसके सामने आ खड़ा हुआ। सुनी घबराहट में अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू में करने की नाकाम कोशिश करते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने लगी। ऋषभ ने फिक्र के साथ सुनी को पुकारा, तेज, अपने आंसू पोंछो। सुनी ने आज पहली बार जब ऋषभ के मुंह से सुनी की जगह तेज नाम सुना तो चौंक कर उसकी ओर देखा। ऋषभ मुस्कुरा दिया, सभी तुम्हें सुनी के नाम से पुकारते हैं। मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग नाम से पुकारूंगा, तो बस इसीलिए तेज कह दिया। सुनी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने हिचकिचाते हुए ऋषभ का रुमाल ले अपने आंसू पोंछना शुरू कर दिया। ऋषभ, तुम्हें मेरे तेज कहने से कोई दिक्कत तो नहीं ना? सुनी ने नाम में से हिला दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जिस नाम से चाहें हमें पुकार सकते हैं। ऋषभ, थैंक्स। वैसे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? सुनी खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। ऋषभ मुस्कुरा दिया, ऐसे ही? लोग ऐसे भी रोते हैं क्या? सुनी, हाँ, शायद कभी कभी। ऋषभ, मुझे लगा कि रात को मैं तुमसे थोड़ा रूड हो गया था, तो शायद तुम्हें इस बात का बुरा लग गया है। सुनी ऋषभ से नजरें चुराते हुए बोली, नहीं तो, वो तो आंसू ऐसे ही छलक पड़े और हम भला आपकी किसी बात का बुरा क्यों मानेंगे? इस कहानी की ऋषभ गंभीर सा उसे देखने लगा। उसे सुनी का खुद से यूं नजरें चुराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उपलब्ध है। क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? तो इसका सीधा अर्थ सुनी, है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसे ऋषभ, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी तरफ देखकर बात करो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम मुझसे ही बात कर रही हो। पर इस कहानी को ना सुनी ने तेज धड़कते दिल के साथ ऋषभ की ओर देखा तो धड़कनें और भी तेज हो गईं। उसने वापस से उससे नजर हटा ली। ऋषभ चुपचाप उसे देखे जा रहा था। सुनी बार बार झिझकते हुए ऋषभ की तरफ देखने की कोशिश करती, पर हर बार उसकी नजरें शर्म से झुक जाती। ऋषभ से अब रहा नहीं गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे सुनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर ऊपर उठा अपनी तरफ कर लिया। गर्दन में दिक्कत है जो बार बार नीचे झुक रही है, या फिर कुछ बात है जो मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो? सुनी ने इनकार करना चाहा, लेकिन ऋषभ की नजरों में अपने लिए फिक्र देख कुछ बोल ही नहीं पाई, तो उसने बस नाम सिर हिला दिया। ऋषभ सर्द आवाज में बोला, याद रहे पड़ोसन, आइंदा कभी मेरे सामने इन आंखों से आंसू ना बहें। मेरे अपनों की आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
दोनों खामोश एक दूसरे को एकटक देखने लगे। सुनील ने अब हाथ बढ़ा खुद के चेहरे को थामे ऋषभ के हाथों को थाम लिया था कि कहीं ऋषभ अपने हाथ पीछे ना खींच ले। राशि एक ओर छिप कर खड़ी सोच रही थी, देखूं क्या हो रहा है बालकनी में। पहले तो हल्की फुल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब तो एकदम से सन्नाटा हो गया है। लगता है ऋषभ सर चले गए। राशि ने जैसे ही झांक कर बाहर बालकनी में देखने की कोशिश की कि तभी उसका फोन बज गया। स्विनी और ऋषभ दोनों फोन की आवाज सुन होश में आए और दूर खड़े हो इधर उधर देखने लगे। राशि अपना फोन लेकर जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। यार, ये फोन भी अभी बज रहा था। जय ने माही को फोन कर क्वार्टर के बाहर बुलाया। वह थोड़ी सहमी सी बाहर निकल कर आई। उसके अंदर डर था कि कहीं जय ने वो स्लिप पढ़ ली तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। जय उसकी हालत देख समझ रहा था कि माही के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वह उसे गंभीरता से देखने लगा ताकि माही और घबराए। ऐसा हुआ भी। माही धीमे कदमों से जय के पास चुपचाप खड़ी हो गई। जय ने बुक आगे बढ़ाई। ये लो तुम्हारी बुक। माही ने चुपचाप बुक ले ली। जय माही से कुछ कहता कि उसे पीछे से सिन्हा सर आते दिखे तो वह संभल कर बोला, मैं दोपहर में तुम्हें सब समझा दूंगा, फिर कल से कुछ दिन मेरे पास तुम्हें पढ़ाने का वक्त नहीं होगा। तभी सिन्हा सर वहां पहुंचे। चले माही? माही, आज तो मैं भी थोड़ा बिजी हूं, दोपहर को शाम को मिलते हैं। जय, ठीक है। सिन्हा सर माही को साथ लेकर चले गए। ऋषभ ने जब पीठ पीछे खड़ी सुनी को चुप देखा तो बिना उसकी ओर देखे बोला, चलता हूं फिर। सुनी भी दूसरी तरफ मुंह कर खड़ी थी। जी सर। ऋषभ कुछ कदम आगे बढ़ा। सुनी को जब ऋषभ के जाने का एहसास हुआ तो जल्दी से मुड़कर उसकी ओर देखा ताकि उसकी एक झलक और देख सके, लेकिन ऋषभ की पीठ होने की वजह से वह उसे नहीं देख पा रही थी कि तभी सुनी के मुड़ने का एहसास पा ऋषभ पलट कर उसकी तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। ऋषभ वापस मुड़कर अपनी बालकनी की ओर चला गया। इस कहानी की सुनी जो अब तक कश्मकश में थी जल्दी से बालकनी के अंदर जा दरवाजा बंद कर कमरे में आ बैठी। उसने जल्दी से एक गिलास पानी पिया और खुद के दिल की धड़कन को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। उसे अपने इस नए एहसास पर अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा सर के बारे में। हमें तो उनके गुस्से से बहुत डर लगता है, लेकिन उनकी स्माइल भी तो कितनी प्यारी है। थोड़ी खड़ूस है, लेकिन दिल के भी तो कितने साफ हैं। शरारती बहुत हैं, लेकिन समझदार भी तो हैं। क्या हमें सच में सर से? सुनी कुछ वक्त सोच में पड़ गई और ऋषभ के लिए अपने दिल में मौजूद एहसासों को टटोलने लगी। कुछ ही पलों में सुनी का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, ये सच है। वह उठ खड़ी हुई और बिस्तर पर चढ़कर खुशी से उछलने लगी। क्या हमें ये बात राशि को बतानी चाहिए? नहीं, वो सभी को बता देगी। तभी राशि उसके कमरे में खुश होती हुई आई और सुनी के गले लग गई। यार, हम दोनों की छुट्टियां अप्रूव हो गईं। 4 दिन बाद हम दोनों मेरे घर जा रहे हैं। वह सुनी के साथ डांस करने लगी। सुनी भी उसके लिए बहुत खुश थी। राशि को अब सुनी की जगह रोहन और सुनी को राशि की जगह ऋषभ दिखाई दे रहे थे। दोनों पूरी तरह से प्यार में डूब चुकी थीं। कबीर ने तारा को फोन किया। कमरे में बैठी वह कबीर को याद करते हुए गाने सुन रही थी। उसने जब कबीर की कॉल देखी तो तुरंत गाने का वॉल्यूम स्लो कर कॉल रिसीव की और प्यार से बोली, कैसे हैं कबीर साहब? कबीर धीमे से मुस्कुरा दिया, बस आपकी मेहरबानी है। लगता है हमें ही याद किया जा रहा था। तारा, नहीं तो मैं तो आराम से गाने सुन रही थी किसी की याद में। कबीर, ओह, तो मैंने खलल डाल दिया। मैं रखता हूँ फोन फिर। तारा थोड़ी नाराज सी बोली, हरगिज नहीं मेजर साहब, जिसे आप खलल कहते हैं उसे हम आम लोग सुकून कहते हैं। कबीर हंस दिया, अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। तारा, जाओ, माफ किया। दोनों कुछ वक्त के लिए चुप हो गए। तारा का ध्यान हल्की सी आवाज में बज रहे गाने के बोलों पर गया तो मुस्कुरा उठी। कबीर? कबीर, तारा, कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं कि लगता है कि गीतकार ने हमारे दिल के हाल को बयां ही कर दिया हो।
अभी एक गाना बज रहा है जो एकदम मुझ पर फिट बैठता है। कबीर, अच्छा, जरा मुझे भी तो सुनाओ, मैं भी सुनूं कि क्या है तुम्हारे दिल में। तारा, हर शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो एहसास है जो मैं शायद तुम्हें कभी कह नहीं पाई। 1 मिनट रुको। उसने गाने का वॉल्यूम तेज कर फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। कबीर गाने के बोलों को सुनने लगा। दोनों ही उस गाने में डूबे हुए थे। गाना अभी चल ही रहा था कि अंश वहां आया और तारा के पास रखा हुआ म्यूजिक प्लेयर लेकर भाग गया। तारा उसे पकड़ने को हुई, लेकिन तब तक अंश कमरे से बाहर निकल गया। तारा उदास हो गई और फोन उठाकर कबीर से बोली, सारा माहौल खराब हो गया, मेरा गाना अधूरा। तभी उसे कबीर की आवाज़ सुनाई दी जो उस गाने को आगे गाने लगा। तारा चुपचाप खोई हुई सी उसे गाते सुनने लगी। ऋषभ वापस अपनी बालकनी में लौटकर आया और गाना गाते हुए कमरे से होता हुआ बाहर सिटिंग एरिया की तरफ चल पड़ा कि तभी उसे कबीर के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे से उसके कमरे में गया और कबीर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। कबीर ने किसी के पीछे आकर खड़े होने की आहट महसूस की तो जैसे ही मुड़कर देखा कि ऋषभ ने फुर्ती से उसके हाथ से फोन छीन लिया और बाहर भाग गया। कबीर जल्दी से उसके पीछे भागा। दोनों सिटिंग एरिया में जा पहुंचे। ऋषभ कबीर से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। इसी दौरान उसने फोन को अपने कान पर लगा लिया और हंसते हुए तारा से बोला, क्यों चापली, आज बड़ी प्यार भरी बातें कर रही हो। तारा नाराज सी बोली, ऋषभ चुपचाप कबीर को फोन दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे बात करनी है उससे। ऋषभ, उसे बहुत सारा काम है, बाद में बात कर लेना किसी और दिन। तारा, नहीं, कबीर को फोन दो। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? मुझे मेरे कबीर से बात क्यों नहीं करने दे रहे तुम? उधर कबीर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ, फोन दे, बहुत हो गई तेरी शैतानी। ऋषभ ने अब जल्दी से कबीर को अपनी कसम दी, तुझे मेरी कसम है, तू मुझे हाथ तक नहीं लगाएगा। यह सुनते ही कबीर अब चुपचाप खड़ा हो गया। उधर तारा ने जब यह बात सुनी तो गुस्सा हो गई। रावण कहीं के, खुद तो हो ही बोरिंग और मेरी भी जिंदगी का कबाड़ा करने पर तुले हुए हो। एक तो जैसे तैसे कबीर से 2-4 प्यार भरी बातें करने का मौका मिला था, वो भी छीन रहे हो। ऋषभ, कुछ दिनों बाद आ रहा है ना तुम्हारा कबीर, तब आराम से बात कर लेना। तारा खींच गई और रोने लगी। तुम एकदम रावण हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। देख लेना, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हें बहुत तंग करूंगी और उसे बताऊंगी कि तुम यहाँ कैसे चोरी करते फिरते रहते हो। मुझे कबीर से बात करने दो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। पहले तो ऋषभ उसकी बात पर हंसा, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि तारा सच में रो रही है। वह शांत हो गया। अरे, तुम तो रोने लगी। यार तारा, ऐसे थोड़ी ही होता है। अच्छा सॉरी। कबीर ने जब तारा के रोने की बात सुनी तो उदास हो गया। तारा रोते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। ऋषभ, ठीक है, अब जब तक तुम मुस्कुराकर नहीं बोलोगी मैं कबीर को फोन नहीं दूंगा। देखो तो बेचारा कबीर तुम्हारे रोने की बात सुनकर कितना मायूस हो गया है। तारा अपने आंसू पोंछने लगी। ऋषभ, अच्छा मैं वादा करता हूँ कि पिछली बार तुम्हारा जो काम नहीं किया था अब कर दूंगा। इस बार जब आऊँगा तो वह जो खड़ूस काका है ना, उनके बगीचे से इमली तोड़कर तुम्हें खिलाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 डंडे पड़ जाएंगे पीठ पर, लेकिन अपने दोस्त के लिए मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। यह सुनकर तारा और कबीर दोनों हंसने लगे। तारा, तुम तो बस अपनी खैर मनाना, क्योंकि मैं रोहन की शादी बिल्कुल अपने जैसी लड़की से ही करा रही हूँ। राशि भी 1 नंबर की शैतान है, उसे अपनी टीम में शामिल कर लूंगी और फिर हम मिलकर तुम्हें बहुत तंग करेंगे। राशि का नाम सुनते ही ऋषभ सोच में पड़ गया। उसने कबीर को फोन दे दिया। कुछ वक्त बात करने के बाद फोन रखने पर कबीर जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो सामने ऋषभ खड़ा था। कबीर, अब क्या हुआ? ऋषभ, यार ये रोहन की शादी कहीं सुनी की दोस्त राशि से तो नहीं हो रही? कबीर यह सुनकर थोड़ा हैरान रह गया कि कहीं ऋषभ को कुछ शक तो नहीं हो गया। फिर वह हंसकर बोला, कैसी बातें करता है तू भी, अरे दुनिया में कई लड़कियों के नाम राशि हैं। ऋषभ ने यह सुनकर राहत की सांस ली और वहां से चला गया। कबीर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बेचारा,
इसे ये नहीं पता कि इस पर डबल अटैक होने वाला है। कबीर मिशन के लिए जाने को तैयार खड़ा था। मंजीत उसके गले लग गया। यार कबीरे, तेरे बिना बहुत सूना सूना लगता है यहाँ। कबीर मुस्कुरा दिया। वो तो सभी के लिए होता है ना। अगर हम में से एक भी गायब हो जाता है तो उसकी कमी का एहसास सभी को होता है। और बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम सभी साथ साथ घर जाएंगे। मंजीत: हाँ, फिर रोहन की शादी धूमधाम से करेंगे। कबीर ने देव और ऋषभ की तरफ देखा। मैं रोहन की सगाई में नहीं जा पाऊंगा, तुम दोनों बात संभाल लेना और घर में सभी को, खास तौर पर तारा को मना लेना। दोनों के चेहरे पर हंसी तैर गई। ऋषभ: हमारा कबीर तारा की कितनी फिक्र करता है। कबीर ने जय को देखा। माही के आते ही उसे प्रपोज कर देना। जब मैं वापस आऊं तो तुम दोनों मुझे साथ मिलने चाहिए। जय: मैं तो अभी प्रपोज कर देता, लेकिन वो बाहर चली गई। मैं तो चाहता था कि सब आपके सामने ही हो। कबीर: तो मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा, शादी तो मेरे ही सामने करोगे ना। देव: कह नहीं सकते भाई, इस जय का बस चले तो आज ही शादी कर ले। सभी हंसने लगे। कबीर सभी दोस्तों से गले मिला और उनको अपना ध्यान रखने का बोलकर वहां से मुश्ताक के कैंप के लिए रवाना हो गया। सारे दोस्त उदास से उसे जाते हुए देख रहे थे। शाम को जय माही से अपने दिल का हाल कहने के लिए बालकनी में उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई थी।